प्रीलिम्स को बचे हैं कुछ ही दिन। बेस्ट वे क्या है इस टाइम को यूटिलाइज करने का? टू सॉल्व एज मेनी क्वेश्चंस एज यू कैन। क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आप अपनी नॉलेज को अप्लाई करना भी सीख रहे हैं एंड इट विल ऑल्सो हेल्प यू इन रिविजन। इस सेशन में भी हम 25 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एनवायरमेंट से, स्टैटिक एंड करंट। विल ट्राई टू टच ऑल द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो पिछले साल न्यूज में रहे हैं। सो डू अटेंड दिस सेशन विद मी। आप स्कोर जरूर मेंशन कर दीजिएगा आफ्टर यू आर डन विद दिस सेशन। ऑल्सो इफ यू आर नॉट श्योर अबाउट द कंटेंट और अबाउट द रिविजन, तो प्लीज हमारा रैपिड रिविजन कोर्स ज्वाइन कर लीजिए। इसके आप 30% डिस्काउंट भी पा सकते हैं अगर आप इस नंबर पे कॉल करेंगे। एंड दिस इज अ कोर्स विच विल नॉट ओनली हेल्प यू इन रिवाइजिंग बट ऑल्सो इन कंसोलिडेटिंग अक्रॉस सब्जेक्ट्स। जो भी प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट रेलिवेंट कंटेंट है, हमने उसको कंसोलिडेट किया है इस कोर्स में। सो डू ज्वाइन। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चंस, द फर्स्ट क्वेश्चन इज रिगार्डिंग एलिफेंट्स। एलिफेंट्स बहुत ज्यादा न्यूज में रहे हैं 2025 में। उसी बेसिस पर हमने ये क्वेश्चन फॉर्मुलेट किया है। द क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स डिफाइन द टर्म कुमकी कंसर्निंग एलिफेंट्स। कुमकी क्या है? ट्रेन्ड एलिफेंट्स, वाइल्ड एलिफेंट्स, एलिफेंट ट्रेनर्स या नन ऑफ द अबव? पॉज करिए, अपना आंसर मार्क करिए। क्या है सही आंसर? कुमकीज आर एक्चुअली ट्रेन्ड एलिफेंट्स जो हेल्प करते हैं मोहॉट्स को। मोहॉट्स आर एलिफेंट trainers to tame wild elephants or to curtail human elephant conflict, right? उसमें हमारे पास कुमकीज का यूज है। अब देखिए, जब हम एलिफेंट्स की बात करते हैं, एलिफेंट्स लाइक आई सेड लास्ट ईयर न्यूज में रहे बिकॉज एलिफेंट सेंसस वाज रिलीज्ड इन 2025। Elephant census like lion census happens every 5 years, लेकिन जो लास्ट था वो 2017 में हुआ था। अब 2025 में इतने डिले के बाद क्यों हमें रिजल्ट्स मिले? क्योंकि ऐसा बोला जाता है ये इंडिया का पहला डीएनए बेस्ड सेंसस था। एंड इसमें ना अगर हम एलिफेंट्स के नंबर्स की बात करें, 2246 हो गए हैं फ्रॉम क्लोज टू 27 टू 29 के। डिक्रीज हुआ है एलिफेंट्स के नंबर्स में, लेकिन इसको ना कंसर्निंग नहीं माना जा रहा। क्यों? क्योंकि ऐसा बोल रहे हैं कि जो डीएनए बेस्ड सेंसस पहली बार जेनेटिक एनालिसिस बेस्ड सेंसस हुआ है, ये बहुत ही एक्यूरेट है। इससे पहले जो मेथड्स यूज किए जाते थे उसमें से हो सकता है कि डबल काउंटिंग हो जाती हो, हमने एलिफेंट के नंबर्स को ओवर एस्टिमेट कर दिया हो। बट दिस इज द करेक्ट नंबर और फ्यूचर में हम इसको बेस मानेंगे एंड वी विल हैव अ रियलिस्टिक एस्टिमेट। ऑल्सो स्टेट वाइज देखें तो कर्नाटका में सबसे ज्यादा एलिफेंट्स हैं, फॉलोड बाय असम। लैंडस्केप वाइज देखें तो वेस्टर्न घाट्स फॉलोड बाय नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया। वेस्टर्न घाट्स में आपके पास कर्नाटका है, तमिलनाडु है और केरला है, लेकिन कर्नाटका में ना वी हैव क्लोज टू 6 के एलिफेंट्स। असम में वी हैव क्लोज टू 4 के एलिफेंट्स। तमिलनाडु और केरला में 3 के 2 के ही हैं। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू हैव टू टेक नोट ऑफ। उसके बाद ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट को कम करने के लिए ना वी हैव प्रोजेक्ट्स लाइक रीहैब। रीहैब क्या है? रिड्यूसिंग एलिफेंट ह्यूमंस अटैक बाय बीस। बीस का यूज करके खादी विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन ने ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट को कम करने की मुहिम चलाई है। बीस, नो वन वांट्स टू गेट बिटन बाय अ बी, है ना? सो दैट इज द प्रेमाइज बिहाइंड दिस। ऑल्सो वी हैव द यूज ऑफ एआई। हम गजराज सिस्टम का यूज कर रहे हैं, स्पेशली एलिफेंट जो ट्रेन्स के रूट में आपको कॉमनली ट्रेन और एलिफेंट की टक्कर हो जाती है, वी लूज एलिफेंट्स, तो वहां पर गजराज सिस्टम इज बीइंग लॉन्च्ड जो हेल्प करेगा ऐसे एक्सीडेंट्स को कम करने में, को अवॉइड करने में, और किए भी है। उसके बाद एलिफेंट विस्परर जो हमारी डॉक्यूमेंट्री है ना 2022 में जो आई थी, मुडुमलाई में शूट हुई थी। मुडुमलाई मुझे बताओ कहां पर है इंडिया में, कौन सी स्टेट में है? अब उसको ऑस्कर मिला, वहां पे भी ना हमने कुमकीज का यूज किया था। तो आई ट्राई टू काइंड ऑफ कंसोलिडेट द एलिफेंट्स का पार्ट फॉर यू, राइट। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट, दैट इज रिगार्डिंग द बायोस्फीयर रिजर्व्स। बायोस्फीयर रिजर्व्स भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 स्टेटमेंट्स है, आपको करेक्ट पूछा गया है। देखो करेक्ट है या इनकरेक्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है गल्फ ऑफ मन्नार इज द सदर्न मोस्ट बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ इंडिया।
एक ही करेक्ट है। मानस बायोस्फीयर रिजर्व इज इंक्लूडेड इन द वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स। कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व इज लोकेटेड इन लद्दाख। दिब्रू-सैखोवा इज अ वेटलैंड बायोस्फीयर रिजर्व इन असम। तो मल्टीपल फैक्ट्स हैं, उनके ऊपर आपको बताना है कौन सा सही है। यू कैन पॉज द वीडियो एंड मार्क योर आंसर। अब देखो, गल्फ ऑफ मन्नार सदर्न मोस्ट बायोस्फीयर रिजर्व है इंडिया का। इज इट करेक्ट? नहीं, गल्फ ऑफ मन्नार से भी साउथ में हमारे पास है ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व, जो ग्रेट निकोबार आइलैंड पे है, जो कंट्रोवर्सी में भी है बिकॉज ऑफ ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट। अगर हम मेनलैंड की बात करें तो हम गल्फ ऑफ मन्नार को मान सकते हैं कि वो सदर्न मोस्ट है, बट अदरवाइज इंडिया का गल्फ ऑफ निकोबार ही है। देन मानस बायोस्फीयर रिजर्व इज इंक्लूडेड इन यूनेस्को वर्ल्ड नेटवर्क बायोस्फीयर रिजर्व्स। नहीं, इंडिया में 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, जिसमें से 13 इंक्लूडेड है। लेटेस्ट है कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व, जो लाहौल स्पीति में लोकेटेड है, ना कि लद्दाख में। बायोडाइवर्सिटी टेरेन की बात करें तो लद्दाख से सिमिलर है, बट इट इज लोकेटेड इन लाहौल एंड स्पीति ऑफ हिमाचल प्रदेश। और यहां पर आपको मिल जाते हैं स्नो लेपर्ड्स वनरेबल, जो फीड करते हैं बहराल शीप या ब्लू शीप पे, लीस्ट कंसर्न। प्लस आपको यहां पर ना स्नो लेपर्ड्स से ऑल्सो फीड ऑन बायोडाइवर्सिटी लाइक हिमालयन ताहर एंड हिमालयन आइबेक्स, दोनों ही नियर थ्रेटेंड है। फिर यहां पर हिमालयन वुल्फ भी मिल जाता है वनरेबल, जिसकी असेसमेंट अभी IUCN ने करी है। देन यू ऑल्सो गेट चीरू हेयर, टिबेटन एंटीलोप, जिसके अंडर फर से शातूश बनता है, नियर थ्रेटेड। तो ये स्टेटमेंट भी गलत है क्योंकि लद्दाख में तो नहीं मिलता। अब मानस पर आते हैं। 18 बायोस्फीयर रिजर्व है, 13 इंक्लूडेड है। अब जो 5 इंक्लूडेड नहीं है उसको याद करने का तरीका है MRSD2। मानस नहीं इंक्लूडेड, तो ये भी गलत हो जाता है। रन ऑफ कच्छ विच इज द बिगेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ इंडिया। शेषाचलम हिल्स नोन फॉर रेड सैंडलवुड, तिरुपति बालाजी। एंड D2 कौन से? देहांग पटकाई एंड दिब्रू-सैखोवा एंड देहांग दिबांग, ये पांचों इंक्लूडेड नहीं है। MRSD2, D ऑफ नॉर्थ ईस्ट, दिब्रू-सैखोवा इन असम एंड देहांग दिबांग ऑफ अरुणाचल प्रदेश। And Dibrú-Saikhova is the smallest biosphere reserve and it is in fact a wetland biosphere reserve. So this statement is correct. तो प्लीज इनको ना ध्यान से देखो। जैसे ये देखो, देहांग दिबांग एंड दिब्रू-सैखोवा ये इंक्लूडेड नहीं है, मानस इंक्लूडेड नहीं है, रन ऑफ कच्छ इंक्लूडेड नहीं है, शेषाचलम हिल्स इंक्लूडेड नहीं है। तो MRSD2 इज योर कीवर्ड। क्लियर? ओके। ऑल्सो हमारा ना मैपिंग का कोर्स है, जिसमें हम ज्योग्राफी और IR तो देखो सभी करते ही करते हैं, इन्वायरमेंट और हिस्ट्री ऑफ द प्लेसेस विच हैव बीन इन न्यूज, जिनके ऊपर सवाल आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, भी कवर करेंगे। इट इज अ रिकॉर्डेड कोर्स, आप इसे भी ज्वाइन कर सकते हैं, ये भी डिस्काउंटेड प्राइस पे अवेलेबल है। तो अगर आप रिविजन करना चाहते हैं हमारे साथ तो आप रैपिड रिविजन कोर्स ज्वाइन कीजिए। बाकी स्पेसिफिक्स है, मैप्स का कोर्स है फॉर मैप्स, एपिक कोर्स है फॉर करंट अफेयर्स, वो भी बहुत छोटा कोर्स है, सारे करंट अफेयर्स ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स हम कवर कर देते हैं एंड ऑल ऑफ देम आर वेरी अफोर्डेबली प्राइस्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 स्टेटमेंट्स दी गई हैं रिगार्डिंग इन्वेजिव एलियन स्पीशीज इन इंडिया। लैंटना कमारा इमर्ज्ड एज द मोस्ट डोमिनेंट इन्वेडर इन मोस्ट ऑफ द स्टेट्स ऑफ इंडिया। Chromolina odorata was identified as the fastest growing invasive threat. अब बताओ कौन सा सही है? अब देखो, लैंटना कमारा तो हमारे पास ना मिशन लैंटना भी आपने सुना होगा, है ना। मिशन लैंटना कहाँ पे? सज्जनगढ़ वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी में, राजस्थान में। टू अपरूट लैंटना कमारा मैन्युअली इट वॉज लॉन्च्ड। लैंटना कमारा ना छोटे छोटे ऑर्नामेंटल फ्लावर्स होते हैं, जिनको ट्रॉपिकल अमेरिका से एज एन ऑर्नामेंटल प्लांट ही इंट्रोड्यूस किया गया था, बट आपने भी देखे होंगे इतने कॉमन है और फैल जाते हैं। अगर आप डोमिनेंट की बात करोगे ना, डोमिनेंट इन्वेजिव एलियन स्पीशीज अकॉर्डिंग टू अ स्टडी फ्रॉम डाउन टू अर्थ, जहां से ये क्वेश्चन बना है, इज लैंटना कमारा। आई विल जस्ट शो यू द पिक्चर। दिस इज लैंटना कमारा, ये है लैंटना कमारा, सबने देखा होगा, ये सबसे डोमिनेंट है। देन
क्रोमोलीना ऑडोरेटा वॉज आइडेंटिफाइड एज द फास्टेस्ट ग्रोइंग इन्वेजिव थ्रेड. अब जो फास्टेस्ट ग्रोइंग बन रहा है ना, दिस इज दिस क्रोमोलेरा ऑडोरेटा, क्रोमोलेना ऑडोरेटा. अब ना इस स्टडी में, so first thing that you have to know is that invasive alien plants are becoming a big menace. And हमारे देश में पता है क्या प्रॉब्लम हो रही है? एरिया अंडर these invasive alien species is getting doubled very very you can say fast, डबल होता जा रहा है. अब हमारे पास ना कुछ ऐसे इन्वेजिव एलियन स्पीशीज हैं जो ड्राई जो इकोसिस्टम्स हैं उनको हम कहते हैं ड्राई बायोम इन्वेडर्स. उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा, जिसको विलायती किक्कड़ भी कहा जाता है, जो बन्नी ग्रासलैंड्स को ऑलमोस्ट इंक्रोच कर चुका है. प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा. एंड वेट बायोम इन्वेडर्स में हमारे पास अगेरेटिना अडेनोफोरा, क्रोमोलेना ऑडोरेटा एंड माइकेनिया माइक्रेंथा, ये आते हैं. और अगर हम लैंटना कमारा की बात करें तो वो इतना कॉमन है, क्वेश्चन में भी यही पूछा गया है कि सबसे ज्यादा डोमिनेंट कौन सा है, वो इतना कॉमन है, वो वेट और ड्राई दोनों में पाया जाता है. लाइक आई सेड मिशन लैंटना. खैर मिशन लैंटना तो एक स्पेसिफिक प्रोटेक्टेड एरिया को लेकर एक मिशन था, बट हमारे पास अक्रॉस इंडिया में प्रोटेक्टेड एरियाज में ये मेनेस बन चुका है. अब हर्बीवोर्स इसके ऊपर फीड नहीं कर सकते, हर्बीवोर्स के लिए खाना नहीं होता. एपेक्स प्रेडेटर्स, अगर हर्बीवोर्स नहीं सर्वाइव करेंगे बिकॉज दे डोंट हैव फूड, हाउ विल द एपेक्स प्रेडेटर्स सर्वाइव? सो दैट इज द प्रॉब्लम. देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिगार्डिंग, करेक्ट पूछा गया है, डिग्री हीटिंग वीक्स. इट मेजर्स द अक्यूमुलेटेड हीट स्ट्रेस experienced by coral reefs. Significant coral bleaching becomes likely when DHW reaches more than or equal to 4 degree weeks. अब डिग्री हीटिंग वीक्स ना, अगर आप डाउन टू अर्थ मैगजीन को फॉलो करते हो, आप देखोगे मल्टीपल टाइम्स इसके ऊपर आर्टिकल्स आए. इट इज अ मेजर ऑफ मेजरिंग द हीट स्ट्रेस ऑन द कोरल्स. दोनों ही स्टेटमेंट सही है. इट इज अ मेजर फॉर क्वांटिफाइंग द थर्मल स्ट्रेस और हीट स्ट्रेस ऑन कोरल्स. हम ना कितना टेम्परेचर राइज हुआ है और कितने टाइम के लिए हुआ है, मतलब इंटेंसिटी और ड्यूरेशन दोनों ही इंपॉर्टेंट है ना. अगर लेट्स से 1 डिग्री राइज हुआ है या 4 डिग्री राइज हुआ है, 1 हफ्ते के लिए राइज हुआ है या 1 महीने के लिए राइज हुआ है, दोनों ही इंपॉर्टेंट है. इंटेंसिटी भी इंपॉर्टेंट है, ड्यूरेशन भी इंपॉर्टेंट है टू अंडरस्टैंड कितनी कोरल ब्लीचिंग होगी. तो इन दोनों पैरामीटर्स को मेजर करता है डिग्री हीटिंग वीक्स एंड इट इज मेजर्ड इन डिग्री सेल्सियस वीक्स. ये इसका मेजर है. हमारे पास ना कोरल रीफ वॉच करके एक बॉडी है अंडर नोवा, उनका मेजर है ये. और ये कहते हैं कि अगर DHW 4 डिग्री सेल्सियस वीक से ज्यादा हो जाएगा तो कोरल ब्लीचिंग होना शुरू हो जाता है. 12 डिग्री सेल्सियस वीक से ज्यादा हो गया तो मैक्सिमम स्पीशीज ऑफ द कोरल्स आर वाइप्ड आउट. इतनी इंटेंस कोरल ब्लीचिंग हो जाती है. अब लक्षद्वीप में भी हम ये देख रहे हैं हो रही है. लक्षद्वीप में ना ऐसा बोला जाता है दैट देयर आर सर्टेन स्पीशीज ऑफ कोरल्स, जिनको पोराइट्स कहते हैं. ये ना हीट टॉलरेंट है या स्ट्रेस टॉलरेंट है, ये मिलती है नंबर्स में और ये सरवाइव कर जाती है. बट देयर आर सर्टेन स्पीशीज, एक्रापोरा, ये फास्ट ग्रोइंग भी है, ये सरवाइव नहीं कर पाती. तो आपसे ना ये भी पूछा जा सकता है कोरल्स की हीट टॉलरेंट स्पीशीज में हमारे पास पोराइट्स हैं, हमारे पास फाविया है, आइजोपोरा है और सेंसिटिव में एक्रापोरा. तो जब मल्टीपल ब्लीचिंग एपिसोड्स होते हैं ना तो पीछे जो स्पीशीज रह जाती हैं वो टॉलरेंट स्पीशीज ही रह जाती है, जैसे पोराइट्स रह जाएगी. उससे क्या होगा, जो डाइवर्सिटी पहले एग्जिस्ट करती थी कोरल्स में अब वो कम होती जा रही है. ऑल्सो अगर आप इंडिया में कंपेयर करोगे ना, गल्फ ऑफ मन्नार इज रिलेटिवली सेफर फ्रॉम द इंपैक्ट्स ऑफ कोरल ब्लीचिंग. वहां पर एक तो ये भी रीजन दिया जाता है कि पोराइट्स टाइप स्पीशीज ज्यादा मिलते हैं, राइट. प्लस वहां पर आर्टिफिशियल रीफ्स भी इंट्रोड्यूस किए गए हैं. गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु ने मेजर्स भी बहुत लिए हैं. तो अगर लीस्ट इंपैक्टेड रीजन ऑफ कोरल्स है इंडिया में तो वो गल्फ ऑफ मन्नार है. कहां कहां मिलते हैं कोरल्स? ऑब्वियसली लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, गल्फ ऑफ मन्नार एंड योर गल्फ ऑफ कच्छ. ये 4 जगहों में इंडिया में मेजरली कोरल्स मिलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिगार्डिंग अंटार्कटिक क्रिल. अब 3 स्टेटमेंट्स दी गई हैं, आपको बताना है कौन सी सही है. दे बिलोंग टू द फाइलम मोलस्का. दे आर द कीस्टोन स्पीशीज इन अंटार्कटिक इकोसिस्टम.
दे आर एन एग्जाम्पल ऑफ फिल्टर फीडर्स। कीस्टोन स्पीशीज क्या होता है, जैसे एक आर्च में यू हैव द कीस्टोन, अगर वो आर्च में से कीस्टोन निकाल दें तो पूरी आर्च ही कोलैप्स कर जाएगी। सिमिलरली कीस्टोन स्पीशीज को अगर हम इकोसिस्टम से निकाल दें तो पूरा का पूरा इकोसिस्टम ही कोलैप्स कर जाता है। फिल्टर फीडर्स होते हैं, दे टेक इन एवरीथिंग, दे विल अब्सॉर्ब द न्यूट्रिशन, फिर वो उसे रिलीज कर देते हैं, है ना। फिल्टरेशन एज अ मैकेनिज्म और फीडिंग, जैसे मोलस्क में आप देखते हैं ना, ऑयस्टर्स में, इस पे क्वेश्चन भी आता है, मोलस्का में एक एग्जांपल है ऑयस्टर्स का। आप वो ऑयस्टर्स का शेल खुलता है, दे टेक इन द वाटर, वो बंद होता है, न्यूट्रिशन अब्सॉर्ब करते हैं, बाकी पानी को वो बाहर फेंक देते हैं, रिलीज कर देते हैं। तो फिल्टरेशन करते हैं फॉर न्यूट्रिशन, है ना, न्यूट्रिएंट्स को फिल्टर कर लेते हैं। तो दैट्स फिल्टर फीडिंग। अब अगर हम अंटार्कटिक क्रिल की बात करें ना, देखो मोलस्का को ये बिलोंग नहीं करती है, इट बिलोंग्स टू क्रस्टेशियंस। क्रस्टेशियंस होते हैं आपके फाइलम आर्थ्रोपोडा में, क्रस्टेशियंस प्लस इंसेक्ट्स, मिलीपीड, सेंटीपीड्स होते हैं। टैरेंटुला आर्थ्रोपोड्स में आते हैं, उसी तरह से क्रस्टेशियंस भी हैं इन फाइलम आर्थ्रोपोडा, एंड दे आर द कीस्टोन स्पीशीज बिकॉज ना ये सेकेंड ट्रॉफिक लेवल पर है। अब ना T3 पे आपके पास पेंगुइन्स हैं, सील्स हैं, वो सब क्रिल पे फीड करती है, राइट। तो अगर हम क्रिल को निकाल देंगे तो T2 पे हमारे पास ज्यादा ऑप्शंस नहीं है। सो दे आर द कीस्टोन स्पीशीज। और ना सबसे इंटरेस्टिंग बात है, क्रिल भी फिल्टर फीडिंग करते हैं, और T3 पे एक सील्स है, वो भी फिल्टर फीडिंग करती है। अब ये क्यों हम पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये ना ट्रॉलिंग की वजह से वी आर लूजिंग देयर नंबर्स, इनको कैप्चर कर लिया जाता है। क्यों कैप्चर कर लिया जाता है, बिकॉज इनसे बनते हैं ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, इनसे निकालते हैं और वो कैप्सूल्स वगैरह में यूज करते हैं, राइट। सो दैट इज व्हाई वी आर लूजिंग देम। नेक्स्ट, सो दिस वाज आल्सो एन इन्फोग्राफिक इन द हिंदू कि ट्रॉलिंग की वजह से हम अंटार्कटिक क्रिल्स को लूज कर रहे हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द 4x इन बेलम 4x प्लेज स्पेसिफिकली रेफर्स टू? 4 टाइम्स इंक्रीज इन ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी। अब 4x कुछ 4 से रिलेटेड, 4 टाइम्स से रिलेटेड तो है। बेलम इज वेयर COP30 UNFCCC यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज की COP30 बेलम ब्राजील में हुई थी। वहां पर बिसाइड्स अदर मेजर्स बेलम 4x प्लज वॉज अडॉप्टेड। सो इट रेफर्स टू 4 टाइम्स इंक्रीज इन ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी, हो सकता है। क्वाड्रपलिंग और 4 टाइम्स हम कर रहे हैं प्रोडक्शन एंड यूज ऑफ सस्टेनेबल फ्यूल्स बाय 2035, रिड्यूसिंग फॉसिल फ्यूल यूज बाय 40% बाय 2030 के 4x कम कर देंगे। 4 न्यू इंटरनेशनल क्लाइमेट फंड्स। अब बेलम भी सबको पता ही है, UNFCCC COP30 का बेलम ब्राजील में हुआ था, तो उसी से रिलेटेड कुछ होगा। वेयरएज डू टेल मी इन द कमेंट्स, एक आपने मुझे बताना है कि मुडुमलाई कहां पर है, नेशनल पार्क टाइगर रिजर्व कौन सी स्टेट में है। दूसरा आपने मुझे यह बताना है कि COP31 कहां पर होने वाला है। 32 इथोपिया में होने वाला है, 33 इंडिया में होना था 2028 में, इंडिया ने अब विड्रॉ कर लिया है। एशिया पैसिफिक से ही होगी कोई कंट्री, तो लेट्स सी शायद साउथ कोरिया में हो। COP31 कहां होने वाला है, ये आप मुझे कमेंट्स में बताएंगे। खैर, इसका आंसर है बी। हमने 4x करनी है, ना केवल प्रोडक्शन बट यूज ऑफ सस्टेनेबल फ्यूल्स बाय 2035। अब प्रोडक्शन और सस्टेनेबल फ्यूल्स या यूसेज ऑफ सस्टेनेबल फ्यूल्स में आपके पास बायोफ्यूल्स, बायोगैस, हाइड्रोजन आते हैं, एंड दे वुड बी हेल्पिंग अस इन डीकार्बनाइजिंग द हार्ड टू अबेट सेक्टर्स। जैसे ग्रीन हाइड्रोजन ना आप बहुत ज्यादा यूज करने वाले हो इन आयरन एंड स्टील, एविएशन इंडस्ट्री। अब ये ना CEM फ्यूचर फ्यूल एक्शन प्लान है, उसके इन लाइन है, क्लीन एनर्जी मिनिस्टीरियल का फ्यूचर फ्यूल एक्शन प्लान है, उसके ये इन लाइन है। बट क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क करता है कि ये गलत है, क्योंकि इससे ना लैंड यूज और लैंड यूज चेंज हो जाएगा, जिससे कि बायोडाइवर्सिटी को नुकसान पहुंचेगा। आप सस्टेनेबल फ्यूल्स बनाने के लिए, बायोफ्यूल्स बनाने के लिए लैंड को यूटिलाइज करोगे, वहां पे क्रॉप्स उगाओगे और उससे बायोडाइवर्सिटी को फर्क पड़ सकता है। सो दिस हैज बीन कंटेंशियस एज रेज्ड बाय क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क। ओके,
देन चीतास, इंडिया में अफ्रीकन चीतास को इंट्रोड्यूस किया गया। अफ्रीकन चीतास आर वनरेबल, एशियाटिक चीतास आर क्रिटिकली एंडेंजर्ड। अब सिर्फ ईरान में है लेस देन 30 नंबर्स। दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अफ्रीकन चीतास हम कहां से लाए हैं? पहले हम नामीबिया से लाए थे जहां पे दुनिया के सबसे ज्यादा चीतास मिलते हैं, फिर साउथ अफ्रीका से, इस बार हम बोट्सवाना से लाए हैं। कहां इंट्रोड्यूस किया गया? कूनो पालपुर नेशनल पार्क जो मध्य प्रदेश में है। उसके बाद गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी अगेन इन मध्य प्रदेश। अब हम वीरांगना दुर्गावती में भी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, विच इज ऑल्सो अ टाइगर रिजर्व विच वॉज मेड टू ऑफसेट द लॉस ऑफ लैंड इन पन्ना टाइगर रिजर्व ड्यू टू केन बेतवा रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट। केन बेतवा रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट की वजह से पन्ना के कोर एरिया में लैंड का लॉस होने वाला था, वो डूब जा, उसकी वजह से हमने वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व बनाया और वहां पे भी चीतास को लाया जा रहा है। तो खैर 4 स्टेटमेंट्स है। इट इज द फास्टेस्ट लैंड एनिमल, लिव इन लार्ज सोशल ग्रुप्स नोन एज प्राइड्स, दे कैन नॉट रोर, दे आर नॉक्टर्नल। अब देखो, चीता इज इन फैक्ट द फास्टेस्ट लैंड एनिमल। लैंड में सबसे ज्यादा तेज चीतास ही भागते, अप्रोक्सीमेटली 100 किलोमीटर पर आवर तक इनकी स्पीड होती है। चीतास के बाद सबसे ज्यादा इंडिया में जो फास्टेस्ट लैंड एनिमल मिलता है वो है ब्लैक बक, जिसको हम इंडियन एंटीलोप भी कहते हैं। IUCN स्टेटस लीस्ट कंसर्न, शेड्यूल 1 एंड स्टेट एनिमल ऑफ पंजाब, हरियाणा एंड आंध्र प्रदेश, जो बिश्नोईज रेवर करते हैं जिसे। कमिंग टू चीतास, सो दिस इज करेक्ट। क्या ये प्राइड्स में? they are not in prides, ठीक है, they are not in large social groups known as prides. Prides are lions. Lion सबसे बड़ा बिग कैट है और वो प्राइड्स में मूव करता है। चीतास प्राइड्स में मूव नहीं करते। एंड चीतास कैन नॉट रोर, चीतास स्नो लेपर्ड्स रोर नहीं कर सकते। एंड आर चीतास नॉक्टर्नल? नहीं, हमने कोर्सेज में गया और मैंने याद भी करवाया बच्चों को कि चीतास डायर्नल होते हैं। चीतास आर डायर्नल, CD से आप याद कर लो। बाकी टाइगर्स हो गए, आपके लेपर्ड्स हो गए, वो क्रेपेस्कुलर होते हैं। लायंस कैथमरल होते हैं, किसी भी टाइम ऑफ द डे में हंट कर सकते हैं। क्रेपेस्कुलर जो ट्वाइलाइट में है ना। तो टाइगर्स और लेपर्ड्स या मोस्टली क्रेपेस्कुलर, लायंस आर कैथमरल एंड चीतास आर डायर्नल। चीतास डायर्नल है, कहीं कहीं जगह पे आपको क्रेपेस्कुलर भी मिल जाएगा, बट नॉक्टर्नल तो कभी भी नहीं होते। राइट, सो हमारा आंसर क्या है? 1 and 3, दैट इज द करेक्ट आंसर। देन सी बटरफ्लाइज, दे बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ एनिमल किंगडम? क्वेश्चन पूछा था यूपीएससी ने, सी काउ, सी लाइन और सी हॉर्स में से मैमल्स कौन से हैं? सी काउ इज अ हर्बीवोरस मेरीन मैमल। डुगोंग, जो इंडिया में सबसे ज्यादा तमिलनाडु में गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व में मिलता है, वहां पे कंजर्वेशन रिजर्व भी है। इट इज वनरेबल। सी लाइन इज कार्निवोरस मैमल बट इट इज नॉट फाउंड इन इंडिया। सी हॉर्स इज अ फिश। उसी के लाइन में सी बटरफ्लाइज आपसे पूछ सकते हैं, ठंडी जगहों पर मिलते हैं, ये क्लाइमेट चेंज की वजह से वी आर लूजिंग देम। पेलाजिक होते हैं, पेलाजिक मतलब ओपन ओशन में मिलते हैं। एंड दे आर होलो प्लैंक्टनिक, मतलब पूरी लाइफ ये प्लैंक्टनिक रहते हैं। होलो वर्सेस मीरो क्या होता है? होलो पूरी लाइफ, मीरो एक पर्टिकुलर लाइफ टाइम में वो प्लैंक्टनिक रहेंगे एंड देन दे विल बिकम नेक्टनिक। प्लैंक्टन क्या होता है? जो वाटर करंट के साथ मूव करता है। नेक्टॉन क्या होता है? एक्टिव स्विमर्स। सो वी हैव प्लैंक्टन वर्सेस नेक्टॉन। खैर, सी बटरफ्लाइज क्या है? दे आर योर मोलस्का। सी बटरफ्लाइज आर योर मोलस्का। मोलस्का में सी स्लग्स आते हैं, सी स्नेल्स आते हैं, या स्लग्स या स्नेल आते हैं, आपके ऑयस्टर्स आते हैं। क्रस्टेशियंस हैज योर क्रैब्स, प्रॉन्स। अरेक्निड्स में तो आपके इंसेक्ट्स वगैरह आते हैं, है ना, तो ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ना सी फैन आपने सुना होगा। सी फैन इज योर निडेरियन, जिसमें कोरल पॉलिप्स आते हैं, राइट। देन यू हैव सी, जैसे सी बटरफ्लाई आई थिंक एवरीवन नो, सबसे इंपॉर्टेंट है। सी स्लग भी मोलस्का है, वो भी सबसे इंपॉर्टेंट है। देन सी कुकुम्बर, सी कुकुम्बर क्या है? इकाइनोडर्माटा। सी कुकुम्बर इज अ डेट्रीवोर एसोसिएटेड विद कोरल्स, तभी सी कुकुम्बर कंजर्वेशन रिजर्व भी है लक्षद्वीप में। ठीक है, तो ये 2-3 आपको पता होने चाहिए।
Now coming to the next, so this is how sea butterfly looks. So it is pelagic. Pelagic होता है जैसे pelagic birds है ना जो open sea में मिलते हैं. Pelagic zone is open zone, open sea zone, open ocean. Sea snails ही हैं, होलो प्लांटनिक गैस्ट्रोपोड मोलस्क, सारे ओशंस में मिलते हैं बट ठंडी जगहों पर मिलते हैं ज्यादा, एंड देयर हैबिटेट इज श्रिंकिंग ड्यू टू क्लाइमेट चेंज. नेक्स्ट क्वेश्चन है केंटन आर मिलर अवार्ड के ऊपर. IUCN द्वारा निर्मित ये अवार्ड है. इसके बारे में 3 स्टेटमेंट्स दी गई हैं और आपको बताना है हाउ मेनी ऑफ दीज आर करेक्ट. Sonali Ghosh, the director of Kaziranga National Park and Tiger Reserve, has become the first Indian to receive it. It is constituted by the World Commission on Protected Areas. It is presented every year. अब अगर आप केंटन आर मिलर अवार्ड के बारे में जानते हैं तो ये इसीलिए न्यूज में है क्योंकि पहली बार एक इंडियन को दिया गया है. सोनाली घोष, who is the director of Kaziranga Tiger Reserve and National Park. एंड ये ना IUCN द्वारा निर्मित 6 कमीशन में से एक कमीशन वर्ल्ड कमीशन ऑन प्रोटेक्टेड एरियाज द्वारा दिया जाता है, विच स्पेसिफिकली इज अवॉर्डेड टू दोज प्रोटेक्टेड एरियाज जो वेल मैनेज्ड है, इफेक्टिवली मैनेज्ड है, राइट फ्रॉम द प्लानिंग टू मॉनिटरिंग टू मैनेजमेंट टू फाइनेंशियल गवर्नेंस, सब कुछ ही वर्दी है ऑफ बीइंग अवॉर्डेड और ऑफ बीइंग सेलिब्रेटेड. बट ये साल में एक बार नहीं 2 सालों में एक बार दिया जाता है, बाइनियली दिया जाता है, और इंडियन को क्योंकि पहली बार मिला है तो ये न्यूज में था और हमारे लिए जानना जरूरी है. सो इसका आंसर दीज 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, थर्ड इज इनकरेक्ट, तो ओनली 2. देन सुंदरबंस, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सुंदरबंस क्यों न्यूज में है? क्योंकि सुंदरबंस का जो टाइगर रिजर्व है दैट हैज बिकम द सेकेंड लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व इन द कंट्री आफ्टर नागार्जुना सागर श्रीसाइलम बीइंग द लार्जेस्ट. 1000 स्क्वायर किलोमीटर्स ऐड किया गया. देन सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल्स ना यहाँ पर बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं एंड दे आर अटैकिंग वुमेन, और वो जो वुमेन को अटैक करते हैं ना मोस्टली जो मेंस्ट्रुएटिंग वुमेन होती हैं, जो पुअर होती हैं, उनको अटैक करते हैं. देन देयर एबिलिटी टू recover from the stresses, be it due to a cyclone, sea level rise, storm surge, climate change, has come down. Critical slowing down देखी गई है, recovery नहीं हो पा रही सुंदरबंस में. Then another reason why it was in news was because it is one of the 7 natural world heritage sites in India. और हमारे पास जो वर्ल्ड हेरिटेज आउटलुक, 4th वर्ल्ड हेरिटेज आउटलुक वॉज रिलीज्ड बाय IUCN, है ना, एंड दे हैव सेड दैट सुंदरबंस इज नाउ अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट विद सिग्निफिकेंट कंसर्न्स. along with Sundarbans we have Western Ghats and Manas also, significant concern. So इन reasons की वजह से सुंदरबंस न्यूज में है. बाकी सेम जो है हमारा सस्टेनेबल एक्वाकल्चर इन मैंग्रोव इकोसिस्टम जो इंडिया और बांग्लादेश दोनों में वाया NGOs किया जाता है. इंडिया में न्यूज़ है NGO जो इसे इम्प्लीमेंट कर रहा है, बांग्लादेश में बेट्स है कि आप सुंदरबंस में सस्टेनेबली एक्वाकल्चर करो, फंडेड बाय जर्मनी मिनिस्ट्री. इट हैज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड बाय FAO. तो ये अच्छी खबर है. अब ये यहाँ पर हम क्या पढ़ रहे हैं कि सुंदरबंस में ना यहाँ पर देर इज वन आइलैंड, वर्ल्ड्स फर्स्ट इनहैबिटेड आइलैंड टू बी कंप्लीटली लॉस्ट ड्यू टू कोस्टल इरोजन एंड सी लेवल राइज. कौन सा है? घोरुमारा, लोहाचारा, सागर, मौसुनी. सागर आई थिंक बहुत बड़ा आइलैंड है, सबको पता होगा, 2 लाख के करीब यहाँ पर लोग रहते हैं और मकर संक्रांति पे इट इज विजिटेड बाय इवन मोर नंबर ऑफ पीपल ड्यू टू रिलीजियस रीजंस. यार यहाँ पर क्या आंसर है? द आंसर इज लोकाचारा आइलैंड. ये डूब चुका है. 10,000 पॉपुलेशन थी बट वी हैव लॉस्ट इट ड्यू टू सी लेवल राइज. इट वाज इनहैबिटेड टू बी लॉस्ट. गोरुमारा भी मोर देन 50% अंडर सी वाटर है, तो यहां पर बोला जा रहा है मैंग्रोव्स लगाकर इसे बचाने की कोशिश करते हैं, राइट. बट वन आइलैंड, इनहैबिटेड आइलैंड दैट वी हैव लॉस्ट इज लोहाचारा. एंड सुपारी भंगा, वहां पर लोग नहीं रहते थे, दैट ऑल्सो वी हैव लॉस्ट. ठीक है, दिस इज
Gauramara, and this is where we had the Lokarchara Island, and this is the Sagar Island, जो सबसे बड़ा है in this area. Okay, इसका आंसर ही आ गया. The question was which of the following is the river associated with Great Nicobar Biosphere Reserve? अब Great Nicobar Biosphere Reserve is on the Great Nicobar Island, और यहाँ पर ना ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट बनाने की बात हो रही है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी इरप्ट हो गई है. शॉम्पेन ट्राइब मिलती है विच इज़ अ PVTG. बायोडाइवर्सिटी बहुत मिलती है ना, आपको पता है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, ये बहुत बायोडाइवर्सिटी मिलती है. सो ऑल ऑफ दैट माइट कम अंडर थ्रेट. क्वेश्चन है रिवर कौन सा एसोसिएटेड है? आंसर दिख गया, अमृत कौर. भवानी वी नो इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ कावेरी, कावेरी बेसिन के साथ एसोसिएटेड है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व. जोहिला आपका सोन. कैन, अगेन मैंने आपको बताया कैन बेतवा रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट है, तो कैन इज एसोसिएटेड विद यमुना. तो ये इनमें से ऑप्शन अगर आप करोगे तो अमृत कौर ही आएगा. अगर आप मैप पे देखते हो ना, दिस इज द कैम्बल बे नेशनल पार्क, गैलेथिया नेशनल पार्क है ना, 2 नेशनल पार्क्स हैं ग्रेट निकोबार आइलैंड में, और यहाँ पर दिस इज अमृत कौर रिवर. यू हैव अलेक्जेंड्रिया रिवर, यू हैव डैगमा रिवर, यू ऑल्सो हैव अमृत कौर रिवर, राइट. सो ग्रेट निकोबार इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एटलीस्ट दिस ईयर. मुझे कमेंट्स में बताओ अंडमान और निकोबार को क्या सेपरेट करता है? अंडमान और निकोबार आइलैंड्स को कौन सा पैसेज सेपरेट करता है या कौन सा चैनल सेपरेट करता है? ओके. देन बित्रा आइलैंड लक्षद्वीप में है, ये भी न्यूज में था. 2 स्टेटमेंट से करेक्ट पूछी गई है. इट इज द स्मॉलेस्ट अनइनहेबिटेड आइलैंड इन द यूटी ऑफ लक्षद्वीप. इट बिलोंग्स टू द सदर्न ग्रुप ऑफ लक्षद्वीप आइलैंड्स. यहां पर ना इंडिया वांट्स टू एस्टैब्लिश इट्स नेवल प्रेजेंस, क्योंकि इसका लोकेशन बहुत अच्छा है. अब आप मुझे बताओ इसका आंसर क्या है? दोनों ही गलत है, क्योंकि अनइनहेबिटेड नहीं है. वी हैव पीपल लिविंग हियर. दिस इज द बेतरा आइलैंड एंड वी हैव पीपल लिविंग हियर. यहाँ इट इज नॉट अनइनहेबिटेड, इट इज द स्मॉलेस्ट इनहेबिटेड. लोग रहते हैं यहाँ पर, राइट. और ये नदरन पार्ट में है, इट इज नॉट इन द सदरन पार्ट, इट इज इन द नदरन पार्ट. तो दोनों ही गलत है. देन रामसर साइट्स, द फेवरेट टॉपिक ऑफ यूपीएससी. कितनी रामसर साइट्स है हमारे देश में? 98. सबसे ज्यादा तमिलनाडु में है 20, फिर यूपी में है 11, एंड वी हैव 6 ईच इन ओडिशा, बिहार एंड पंजाब. मैच करना है. खेचियो पालड़ी लेक, उदवा लेक, कबरताल, कंवर लेक भी कहते हैं, पटना बर्ड सैंक्चुरी. अब देखो पटना बर्ड सैंक्चुरी, आई थिंक एवरीवन हैज डिस्कस्ड दिस नंबर ऑफ टाइम्स कि ये बिहार में नहीं, ये यूपी में है. कबरताल कंवर इज इन बिहार. इट इज एशियाज बिगेस्ट ऑक्सबो लेक. पहली रामसर साइट थी बिहार की. देन हमारे पास है उदवा लेक विच इज इन झारखंड, एंड खेचलियो पार्ली लेक इज इन सिक्किम. इनफैक्ट ये दोनों रामसर साइट्स फर्स्ट हैं ऑफ देयर रिस्पेक्टिव स्टेट्स. तो हमारा आंसर कौन सा हो जाता है? हमारा आंसर हो जाता है A2. A इज, मैं मार्क ही कर देती हूँ, A2, B3, C1 एंड D4, राइट. देन ग्रीनलैंड. ग्रीनलैंड भी न्यूज में है बहुत रीजंस की वजह से. एक तो ट्रम्प इज आफ्टर इट, है ना, प्रेसिडेंट ऑफ यूएस से. वो क्यों है इसके ऊपर? क्योंकि ना क्लाइमेट चेंज की वजह से क्लाइमेट चेंज की वजह से जो आइस है वो मेल्ट होगी. तो इट एक्चुअली हार्बर्स अ लॉट ऑफ रिसोर्सेज, चाहे वो रेयर अर्थ एलिमेंट्स हो जो अभी बहुत ज़्यादा डिमांड में आने वाले हैं बिकॉज ग्रीन टेक्नोलॉजी में यूज़ होते हैं, डिफेंस टेक्नोलॉजी में यूज़ होते हैं, चाहे वो क्रूड डिपॉजिट्स हो, क्रूड ऑयल और गैस डिपॉजिट्स हो, या वो डायमंड्स हो. एक आइलैंड जहां पे ये तीनों मिलते हैं इज ग्रीन आइलैंड. दैट इज वाई इट इज सो इम्पॉर्टेंट. एंड प्लस जब ग्लोबल वार्मिंग की वजह से सी मेल्ट होगी तो सी रूट्स भी खुलेंगे जो शॉर्टन कर देंगे ट्रैवल टाइम को बहुत ज्यादा. एंड एवरीवन इज आफ्टर दैट, क्योंकि रशिया और चाइना का अपना सी रूट है. अमेरिका वांट्स टू कैपिटलाइज ऑन दिस सी रूट. अब हमारे पास ना 3 स्टेटमेंट्स है. इट इज जियोग्राफिकली एंड पॉलिटिकली पार्ट ऑफ यूरोप.
It lies entirely within the Arctic Circle. It contains the world's largest park. अब देखो, जियोग्राफिकली एंड पॉलिटिकली पार्ट ऑफ यूरोप, ये गलत है. पॉलिटिकली पार्ट ऑफ डेनमार्क, यस. जियोग्राफिकली, टेक्टोनिकली नॉर्थ अमेरिका का पार्ट है. 80% है ये आर्कटिक सर्कल में. एंड यस, दुनिया का सबसे बड़ा नेशनल पार्क, 1 lakh, close to 1 lakh square kilometers is in Greenland. Northeastern National Park. I'll just mark it for you. This. So हमारा answer only 3 is correct. That is the answer. Next question is regarding biodiversity beyond national jurisdiction or high seas treaty. अब ये क्यों न्यूज़ में है? बिकॉज इट वॉज साइंड इन 2023, अडॉप्टेड इन 2023, बट इट रिसेंटली केम इनटू फोर्स इन जनवरी 2026. तो इसके ऊपर सवाल आ सकता है. 3 स्टेटमेंट्स दी गई हैं, आपसे इनकरेक्ट पूछा है. It is the third implementing agreement under the UNCLOS. It applies only to the exclusive economic zone of coastal states. It regulates deep sea mining activities in the high seas. अब देखो, BBNJ का पर्पस है conservation and sustainable use of biodiversity beyond national jurisdiction, that is beyond exclusive economic zone, beyond 200 nautical miles. तो ये गलत हो जाता है. वैसे भी ओनली वाले थोड़े गलत ही रहते हैं. डीप सी माइनिंग को रेगुलेट तो ये बिल्कुल भी नहीं करता. उसके लिए इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी है. दोनों इकट्ठे काम कर सकते हैं कि सीबेड माइनिंग की वजह से आपकी बायोडाइवर्सिटी के ऊपर नुकसान ना पहुंचे. दिस इज इनकरेक्ट, बट दिस इज करेक्ट. फर्स्ट इज करेक्ट बिकॉज ये थर्ड है. पहला हमारा डीप सी माइनिंग को लेकर ही था, देन फिश स्टॉक अग्रीमेंट, एंड थर्ड इज BBNJ. एंड इट इज गोइंग टू कवर 64% of the world's oceans. And like I said, it came into force or in January 2026 after 60 ratifications. India ने भी sign किया हुआ है, yet it hasn't ratified it. Again, reiterating, अगर आपको ये concepts में कहीं भी confusion है, अभी तक हमने जितने भी सवाल किए हैं, अगर उसमें आपके 10 भी सही नहीं हुए, then you need to actually make the most of these 30 days. इस कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं. इसमें हमने ना इन्वायरमेंट, लाइक आई से, वी कंसोलिडेट द कंटेंट हियर एंड देन यू जस्ट हैव टू रिवाइज इट. नेक्स्ट क्वेश्चन है डार्विन बार्क स्पाइडर के ऊपर. द हिंदू से हैव टेकन दिस. 3 स्टेटमेंट्स दी गई हैं, करेक्ट पूछा गया है. ऐसी स्पीशीज ना यूपीएससी पिक करता है एंड इट माइट आस्क क्वेश्चन. It is endemic to Madagascar and build orb webs across rivers and lakes. अब देखो, स्पाइडर है तो वेब्स तो बनाएगा ही, बट मेडागास्कर के एंडेमिक है और रिवर्स और लेक्स में बनाता है ऑर्ब्स वेब्स. दैट इज टू बी सीन. All individuals, irrespective of size and sex, produce equally tough dragline silk. अभी थोड़ा सा आप ये सोच सकते हो कि सारे इंडिविजुअल्स इक्वली टफ ड्रैगलाइन सिल्क बनाएंगे, थोड़ा स्ट्रेच है. इट फॉर्म्स द स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क ऑफ द वेब एंड इज प्रोड्यूस्ड फॉर मेजर एम्पुलेट ग्लैंड्स. अब ये स्पाइडर इसलिए न्यूज में था क्योंकि ये दुनिया की सबसे टफ वेब बनाता है, एट पार विद द स्ट्रेंथ ऑफ स्टील, आयरन, मतलब काफी टफ. तो इसके ऊपर आर्टिकल आया था एंड वी हैव फॉर्मुलेटेड अ क्वेश्चन. द करेक्ट आंसर इज 1 and 3. मेडागास्कर में ही एंडेमिक है, बट इतनी टफ ये वेब बनाता है, जो उसका सिल्क है वो बहुत ही टफ होता है एंड इट इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम एम्पुलेट ग्लैंड्स. तो जो इसका वेब है वो बना है ड्रैगलाइन सिल्क से, जो आता है एम्पुलेट ग्लैंड्स एंड दे वेरी वेरी टफ. बट हाँ, सारे नहीं प्रोड्यूस करते, सिर्फ फीमेल्स, लार्ज अडल्ट फीमेल्स ही ये टफ सिल्क को प्रोड्यूस करती हैं. मेल्स और जुवेनाइल्स प्रोड्यूस नहीं करते. देन विच ऑफ द अबव डियर्स आर करेक्टली मैच्ड विद द स्टेट्स दे आर स्टेट एनिमल ऑफ? सांबर, स्वैम्प, हंगूल एंड बार्किंग डियर. डियर्स ना अक्रॉस इंडिया आपको मिलते हैं, different species of deers, but there are certain deers that are limited to some parts of the country. अब ये स्टेट एनिमल के ऊपर क्वेश्चन है. सांबर डियर मध्य प्रदेश, स्वैम्प डियर यूपी, हंगूल JNK, बार्किंग डियर कर्नाटका. अब देखो, अगर हम ब्रॉडली डियर्स की बात करें, वी ऑल नो वी हैव हंगूल विच इज ऑल्सो
कश्मीरी स्टैग, एंडेमिक टू डाचीगाम एंड J&K, डाचीगाम में ही मिलता है। और एक ऐसा, इट इज ऑल्सो द स्टेट एनिमल ऑफ J&K एंड इट इज द ओनली डियर विच इज क्रिटिकली एंडेंजर्ड। ठीक है, तो ये हमारा क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। देन यू हैव सांगाई डियर विच इज इंडेंजर्ड, स्टेट एनिमल ऑफ मणिपुर। पुमडीज, केबल लमजौ नेशनल पार्क। देन सांबर एंड स्वॉर्म डियर, दे आर वनरेबल। स्वॉर्म डियर इज द स्टेट एनिमल ऑफ यूपी एंड MP, तो ये हमारा गलत हो जाता है। ये सही है, ये सही है, और बार्किंग डियर भी किसी का स्टेट एनिमल नहीं है। कर्नाटका का स्टेट एनिमल इज एलिफेंट। तो दीज टू आर इनकरेक्ट, द आंसर वुड बी 2 and 3। ऑप्शन से आपको इतना तो पता है, 2 ही ऑप्शन सही है आउट ऑफ द 4 गिवन, राइट। अब हंगूल इज द ओनली क्रिटिकली इंडेंजर्ड, सांगाई इंडेंजर्ड है, हॉक डियर इंडेंजर्ड है, ठीक है, हॉक डियर भी इंडेंजर्ड है, सांगाई भी इंडेंजर्ड है। मस्क डियर स्टेट एनिमल ऑफ उत्तराखंड इज ऑल्सो इंडेंजर्ड, ठीक है, तो इंडेंजर्ड में फिर भी हमारे पास है। स्वॉर्म डियर एंड सांबर, SS से आप याद कर सकते हो, ये वनरेबल है। सांबर इज द स्टेट एनिमल ऑफ ओडिशा। देन चीतल, सबसे कॉमन, लीस्ट कंसर्न, चीतल। एक्सिस डियर, स्पॉटेड डियर, स्टेट एनिमल ऑफ तेलंगाना, और ये ना इन्वेजिव है अंडमान और निकोबार में। इंडियन सब कॉन्टिनेंट में दे आर अबंडेंट बट दे आर इन्वेजिव इन अंडमान एंड निकोबार। Barking is also least concern. Then we all know that India ने recently अपने updated NDCs को submit किया। Third set of NDCs, very very important. Ideally ये 2025 में सबमिट हो जाने चाहिए थे, से पहले 2025 के COP से पहले सबमिट हो जाने चाहिए थे, बट अभी सबमिट करे गए। तो 3 स्टेटमेंट्स आपको बतानी है कौन सी सही है। India commits to reduce emissions intensity of its GDP by 47% by 2035 from 2005 levels. It aims to achieve 60% cumulative electric power installed capacity from non-fossil fuel-based energy sources by 2035. Carbon sink बनाने की बात हो रही है 3.5 to 4 billion tons by 2035. अब इससे पहले जो 2 सेट ऑफ NDCs थे ना, उसमें हमने 2030 तक हमारे टारगेट्स अचीव करने की बात कही गई थी। इसमें वी आर एक्सटेंडिंग इट टू 2035। इंडिया ना टोटल 8 NDCs सबमिट करता है, जिसमें से 3 क्वांटिटेटिव हैं जो यहाँ पर मेंशन है, बाकी 5 क्वालिटेटिव होते हैं। ये 3 क्वांटिटेटिव है, नंबर्स इन्वॉल्व है ना, सो दीज आर क्वांटिटेटिव। और इसमें अगर आप ये वाले की बात करो ना, non-fossil fuel-based energy sources. This is more of a conditional NDC which is dependent on a lot of things. बाहर के देशों पे भी डिपेंडेंट है, टेक्नोलॉजी हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं बहुत सारी, सो इसको ना बहुत जगह पे कंडीशनल NDC भी लिखा जाता है। खैर, ये तीनों ही सही है, और ये आपको याद करना है कि अगर हम एमिशंस इंटेंसिटी की बात करें, वी स्टार्टेड फ्रॉम 33 to 35%, है ना, फिर अभी हम 47% पे पहुंच चुके हैं, और काफी हमने अचीव भी कर ली है। सिमिलरली 60% ऑफ क्यूमुलेटिव इलेक्ट्रिक पावर फ्रॉम नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड सोर्सेज। नॉन फॉसिल फ्यूल में हमारे पास रिन्यूएबल आता है, प्लस रिन्यूएबल में ही अब लार्ज हाइड्रो भी आने लग गया है, प्लस न्यूक्लियर भी आता है, और एडिशनल कार्बन सिंक भी बनाना है हमने 3.5 to 4 बिलियन टन्स का। ऑलरेडी हम 2.25 बिलियन टन्स का बना चुके हैं फ्रॉम 2005 लेवल्स। तो 2030 से 35 कर दिया, लेकिन बेस अभी भी हमारा 2005 ही है, तो तीनों ही करेक्ट है। देन इस साल के बजट में ना टर्टल ट्रेल्स वर अनाउंस्ड। 3 स्टेटमेंट्स दिए हैं, आपको बताना है कौन सी सही है। इट इज पर्टेनिंग टू ऑलिव रिडले टर्टल्स, जो वनरेबल हैं, जो मास नेस्टिंग शो करते हैं, जिसे अरीबाडा कहा जाता है। सारे टर्टल्स बीच पे आके इकट्ठे एग्स ले करते हैं, अकेले अकेले नहीं कर सकते, अकेले अकेले भी करते हैं, बट क्योंकि मास करते हैं, सिर्फ यही करते हैं, so that is why they are important. Olive ridley turtles are the smallest and most abundant marine turtles of the world. अब देखो, unregulated mass tourism near turtle nesting sites. अनरेगुलेटेड तो कभी भी नहीं होगा, है ना, तो ये वैसे ही स्टेटमेंट आपकी गलत हो जाती है। It establishes managed ecological corridors with restricted visitor activity. It includes the use of satellite telemetry and AI.
It focuses only on eastern coast of India. अब ना ऑलिव रिडले टर्टल्स के साथ आप ऋषिकुल्य और गहिर माथा को एसोसिएट करते हो जो ईस्टर्न कोस्ट पे ही है, बट स्टिल दिस इज इनकरेक्ट एंड दिस इज इनकरेक्ट. द रेस्ट 2 and 3 आर करेक्ट. सो द आंसर इज डी. सैटेलाइट टेलीमेट्री होता है, आप टैग कर देते हो टर्टल्स को, तो जहां भी वो जाएंगे आपको पता चल जाएगा, राइट. दैट इज सैटेलाइट टेलीमेट्री. दैट इज ऑल्सो यूज्ड, यहां पर यूज होती है. जो भी बर्ड्स लॉन्ग डिस्टेंस पे जाते हैं उनमें भी ग्रेट इंडियन बर्ड जैसे पाकिस्तान चला गया वहां पे, उसमें भी सैटेलाइट टेलीमेट्री यूज करते हैं. तो माइग्रेटरी बर्ड्स, माइग्रेटरी स्पीशीज के लिए, चाहे वो टर्टल्स हो चाहे वो मैमल्स हो, हम यूज करते हैं. देन सैंडलवुड लेपर्ड दिखा था रिसेंटली. आई एम सो सॉरी, इसका भी आंसर आ गया. चलो यहाँ पे देख लेते हैं, एटलीस्ट अटेम्प्ट करने की कोशिश करो. It represents a genetically distinct subspecies of the Indian leopard found only in Karnataka. कर्नाटका में दिखा था. The unusual coat coloration of sandalwood leopard is likely due to conditions such as hypomelanism or erythrism. Hypomelanism है, melanin प्रोड्यूस नहीं हुआ. एरिथ्रिज्म है, रेड कलर ज्यादा प्रोड्यूस हुआ. Melanism is another naturally occurring color morph observed in Indian leopards. अब इंडियन लेपर्ड्स अक्रॉस इंडिया आपको मिलते हैं. लेपर्ड्स भी सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में ही मिलते हैं, लाइक टाइगर्स. बट अगर हम टाइगर रिजर्व की बात करें जहां पे लेपर्ड सबसे ज्यादा मिलते हैं, नागार्जुना श्रीसाइलम. IUCN स्टेटस ऑफ लेपर्ड्स इज वनरेबल. इंडियन लेपर्ड्स का नियर थ्रेटेंड है. इनफैक्ट स्नो लेपर्ड, क्लाउडेड लेपर्ड का भी IUCN स्टेटस वनरेबल ही है. अब देखो इसमें ना पहली स्टेटमेंट गलत है क्योंकि वो कलर मॉर्फ है. सैंडलवुड लेपर्ड इज अ कलर मॉर्फ, इट इज नॉट अ सेपरेट स्पीशीज. ठीक है, डिस्टिंक्ट सेपरेट स्पीशीज नहीं है, बस कलर मॉर्फ है. कर्नाटका में दिखा था, वो वाला पार्ट सही है. सेकंड साइटिंग है कर्नाटका में, बट द फर्स्ट पार्ट इज इनकरेक्ट. दिस इज ऑल्सो करेक्ट. मेलानिज्म इज कंप्लीटली डार्क लेपर्ड, जो कंप्लीटली डार्क होता है, बिल्कुल ही आपको उसमें कोई भी किसी तरह का कोई पैटर्न नहीं दिखता. उसको ब्लैक पैंथर भी कहते हैं. वो भी नेचुरली अक्रिंग कलर मॉर्फ है, वो भी डिस्टिंक्ट स्पीशीज नहीं है. राइट, सो यू हैव सैंडलवुड विच इज ड्यू टू रिड्यूस्ड डार्क पिगमेंट, हाइपोमेलेनिज्म, एक्सेस रेड पिगमेंट, एरिथ्रिज्म. विजयनगरा कर्नाटका में सेकेंड बार ये दिखा है, उससे पहले राजस्थान में दिखा था. The next question is regarding DRAP, Dump Site Remediation and Action Plan. Assertion and reasoning type. पढ़ो अच्छे से और फिर मार्क करो. DRAP अंडर स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0, क्या ये सही है? फोकसेस ऑन प्रायोरिटी लेगेसी वेस्ट साइट्स. लेगेसी वेस्ट क्या होता है? जो बस इकट्ठे होता जा रहा है, सालों से ऐसे ही पड़ा हुआ है, डम्प्ड है. टू अचीव लक्ष्य जीरो डम्प साइट्स, कि हमारा लक्ष्य क्या है कि जीरो साइट्स हमने अचीव करनी है बाय 2026. क्या वो ड्रैप का पार्ट है? बायो कैपिंग एंड बायो माइनिंग आर की टेक्नोलॉजीज अंडर ड्रैप. बायो कैपिंग क्या करेगा? रेमिडिएटेड डम्प साइट्स को ग्रीन जोन्स में कन्वर्ट करेगा, और बायो माइनिंग यूज करेगा माइक्रोब्स का टू रिकवर इकोनॉमिकली वैल्यूएबल मटेरियल्स. तो क्या सही है ये भी? एंड डज इट एक्सप्लेन्स दैट? यस. अब देखो जो ड्रैप है ना, दैट इज अंडर स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0. उसमें ना वो कह रहे हैं कि हमें जीरो डम्प साइट्स दिखनी चाहिए बाय 2026. लक्ष्य जीरो डम्प साइट्स. बायो माइनिंग एंड बायो कैपिंग. बायो माइनिंग क्या है? आपके पास लेगेसी वेस्ट साइट है, आप वहां से ना माइक्रोब्स को यूज करके कुछ भी, अगर आपको वैल्यूएबल मटेरियल दिख रहा है, आप उसे माइन कर लोगे. माइनिंग इज योर कन्वेंशनल माइनिंग. बायो माइनिंग में हम माइक्रोब्स को यूज कर रहे हैं और फिर उनकी कैपिंग कर देंगे, बायो कैपिंग कर देंगे. वी विल कवर देम विद ग्रीन प्लांट्स एंड ग्रीन स्पेसेस. उनको लंग्स बना देंगे ऑफ एन इकोसिस्टम, इतने पेड़ पूड़ लगा देंगे. दैट इज बायो कैपिंग. तो ड्रैप में है ये, दोनों ही सही है. देन हाइड्रोजन. हमें सबको पता है हाइड्रोजन इज कलरलेस. देन व्हाई डू वी हैव ग्रीन हाइड्रोजन, रेड हाइड्रोजन, ब्लू हाइड्रोजन? फ्रॉम विच सोर्स एंड बाय विच टेक्निक आर वी गेटिंग द हाइड्रोजन? तो चार हैं आपके पास ऑप्शंस. ग्रीन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइसिस यूजिंग न्यूक्लियर पावर. ब्लू हाइड्रोजन नेचुरल गैस थ्रू स्टीम मीथेन रिफॉर्मिंग. टर्कोइज प्रोड्यूस्ड बाय पायरोलिसिस ऑफ मीथेन into hydrogen and solid carbon.
पिंक प्रोड्यूस्ड बाय फर्मेंटिंग माइक्रोब्स एंड डिप्लीटिंग ऑयल वेल्स विद कार्बन डाइऑक्साइड कैप्चर। सही बताना है आपको, सही कौन सा है? द करेक्ट आंसर इज टर्कोइस। ग्रीन कैसे बनता है? ग्रीन आपको बनता है अगर आप वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहे हो यूजिंग रिन्यूएबल इलेक्ट्रिसिटी टू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, दैट इज ग्रीन। और ग्रीन हाइड्रोजन का स्टैंडर्ड एमएनआरई के द्वारा क्या है कि 2 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट से ज्यादा ग्रीन हाउस गैस एमिशंस नहीं होनी चाहिए पर केजी ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन। दैट इज द ग्रीन हाइड्रोजन स्टैंडर्ड गिवन बाय एमएनआरई। एक्रेडिटेशन कौन करेगा? ब्यूरो ऑफ एनर्जी, Bureau of Energy Efficiency, which is a statutory body under the Ministry of Power, Energy Conservation Act of 2001, वो उसको सर्टिफाई करेगा। ग्रीन मेथनॉल एंड ग्रीन अमोनिया को लेकर भी हमारे पास स्टैंडर्ड्स हैव बीन गिवन बाय एमएनआरई, राइट। ब्लू हाइड्रोजन है, स्टीम मीथेन रिफॉर्मिंग से ही बनता है, बट वी कैप्चर द कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज। अब देखो मीथेन का जो है ब्रेकडाउन करोगे कार्बन डाइऑक्साइड तो रिलीज होगा ही, है ना। स्टीम मीथेन रिफॉर्मिंग ऑफ मीथेन और नेचुरल गैस से हमें हाइड्रोजन बन जाता है, बट दैट इज ग्रे हाइड्रोजन। अगर हम उस कार्बन को कैप्चर कर लेते हैं तो वो ब्लू हाइड्रोजन बन जाता है, सो दिस इज ग्रे हाइड्रोजन। टर्कोइज बिल्कुल सही है। मीथेन का पायरोलिसिस करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड सॉलिड फॉर्म में रिलीज होता है, एटमॉस्फेयर में वो नहीं जाता, दैट इज टर्कोइज, दिस इज करेक्ट। पिंक, रेड, ऑल ऑफ दीज आर using nuclear energy, so this is also incorrect. Produced by fermenting microbes and depleted oil wells is an example of gold hydrogen. ये gold hydrogen का example है, right? तो ये हमारे पास ना पूरा है, आप एक बार जरूर देख लेना। Pink, red और purple is produced by nuclear energy, right? Gray है steam methane reforming of methane और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी। सबसे ज्यादा ग्रे हाइड्रोजन यूज होती है फर्टिलाइजर्स में टू मेक फर्टिलाइजर्स, नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स यूजिंग हेबर-बॉश प्रोसेस। हम पहले हाइड्रोजन और नाइट्रोजन को कंबाइन करते हैं अमोनिया बनाने के लिए, उससे हम बनाते हैं नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स। टर्कोइज इज पायरोलिसिस ऑफ मीथेन, कार्बन इज सॉलिड एंड वी स्टोर इट। ब्लू इज ग्रे ओनली बट वी आर नॉट लेटिंग द कार्बन डाइऑक्साइड गेट रिलीज्ड इनटू द एयर। ब्राउन एंड ब्लैक कोल, white naturally occurring, gold microbes fermentation, depleted oil wells। ग्रीन हमने डिस्कस कर लिया, और अगर रिन्यूएबल इलेक्ट्रिसिटी जो हम यूज करते हैं वो सोलर है तो उसे येलो कहा जाएगा। देन कुट्टानाड पैडी फील्ड्स इज इंडियाज फर्स्ट ग्लोबली इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चरल हेरिटेज साइट। इंडिया में 3 है ऐसी, उसमें से कुट्टानाड है। इसके ऊपर सवाल है, इट इज द ओनली प्लेस इन इंडिया वेयर पैडी फार्मिंग इज प्रैक्टिस बिलो सी लेवल। द रीसेंट सॉइल क्राइसिस इज मेनली ड्यू टू हाई सैलिनिटी। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? हिंदू में ना इसमें बहुत ज्यादा कवरेज देखी गई क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो द करेक्ट आंसर इज 1 ओनली। देखो कुट्टानाड इज इंडियाज फर्स्ट ग्लोबली इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चरल हेरिटेज साइट। 3 है इंडिया में, FAO डेजिग्नेट करता है, क्यों? क्योंकि सी लेवल से बिलो पैडी कल्टीवेशन की जाती है, पैडी कल्टीवेशन और फिश फार्मिंग इकट्ठे होती है। अब कुट्टानाड में क्या हुआ कि हमारे पास ना बहुत ज्यादा हाई अमाउंट देखा गया ऑफ एल्यूमिनियम। वो क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ एसिडिटी। सबसे पहले एसिडिटी बढ़ी, सॉइल का pH लेस देन 5.5 हो गया ड्यू टू फर्टिलाइजर्स। एसिडिटी बढ़ी, एसिडिटी बढ़ती है तो कैल्शियम मैग्नीशियम जो है वो वॉश हो जाते हैं, है ना। वी डोंट हैव कैल्शियम मैग्नीशियम, तभी तो एसिडिटी ज्यादा है। देखो एसिडिटी जब भी ज्यादा होगी ना, कैल्शियम मैग्नीशियम नहीं होंगे सॉइल में, तभी तो एसिडिटी है। प्लस यू विल हैव हाई अमाउंट ऑफ एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम जो 2 ppm होना चाहिए था वो 334 ppm तक पहुंचा हुआ है। सो दिस इज वेरी वेरी डिस्टर्बिंग। क्रॉप ईल्ड कम हो जाएगी क्योंकि रूट्स को डैमेज करने लग जाता है एल्यूमिनियम। तो सोल्यूशन क्या है? लाइम कर दो, एसिडिटी कम कर दो। सो दिस कुट्टानाड इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसको ना राइस बोल ऑफ केरला भी कहा जाता है। देन ट्रिपल कॉप। ट्रिपल कॉप कौन सा? BRS, बाजल, रोटरडैम एंड स्टॉकहोम। बाजल इज फॉर हजार्डस वेस्ट, रोटरडैम इज फॉर केमिकल्स एंड स्टॉकहोम इज फॉर POPs। इन तीनों की जो कॉप है इकट्ठे होती है तभी उसे ट्रिपल कॉप कहा जाता है। पहली बार ये 2013 में हुआ, उसके बाद हर बाइनली होता है। करेक्ट पूछा गया है। लेटेस्ट 2025 में जिनीवा में हुआ विद द थीम मेक विजिबल द इनविजिबल।
नेक्स्ट वुड टेक प्लेस इन पनामा इन 2027. तो क्या आंसर है इसका? द करेक्ट आंसर इज 3. ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट, 1, 2 and 3. अब ये ना मोर और लेस इट इज एन आइडिया टू help you in revising the BRS convention. थीम देखो, make visible the invisible. आप साउंड मैनेजमेंट करो, दैट इज द थीम, राइट. COP 17 था बाजिल का, वहां पर स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क अडॉप्ट किया गया एंड इट ऑल्सो स्ट्रेंथन द प्रायर इन्फॉर्म्ड कंसेंट. स्टॉकहोम में पीओपीज की लिस्ट को एक्सपैंड किया गया टू इंक्लूड क्लोरपाइरिफॉस, जिसको इंडिया ने बहुत ज्यादा बोला कि ना इंक्लूड करो इसको, बट दे इंक्लूडेड इट, राइट. PFCAs एंड पैराफिन्स वर ऑल्सो इंक्लूडेड. रॉटरडैम में हमारे पास कार्बोसल्फान एंड फेंटियन वर इंक्लूडेड. और नेक्स्ट पनामा सिटी में होगा. एंड द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे इज नैटपॉल रेक्स क्या है? क्या है नैटपॉल रेक्स? पॉज करके अपना आंसर मार्क करो. इट इज अ बाइनियल ड्रिल फॉर मेरीन ऑयल स्पिल एंड हजार्डस सब्सटेंस पोल्यूशन रिस्पॉन्स. एक एक्सरसाइज है इंडियन कोस्ट गार्ड की, एक ड्रिल है टू अंडरस्टैंड मेरीन ऑयल स्पिल्स, कि अगर हो जाता है तो कैसे मैनेज करेंगे, कैसे पोल्यूशन रिस्पॉन्स हम लेकर आएंगे, हजार्डस सब्सटेंस पोल्यूशन रिस्पॉन्स लेकर आएंगे. तो ICG का ये ड्रिल है, ये 2025 में हुआ. इट इज ऑल्सो बाइनियल फ्लैगशिप ड्रिल, नेशनल लेवल पोल्यूशन रिस्पॉन्स एक्सरसाइज. सो दीज वर द 25 क्वेश्चंस. आई होप आपको ये सेशन सही लगा हो. एंड अगर आप चाहते हैं हम ऐसे और सेशंस लेकर आए तो कमेंट्स में जरूर लिख देना मोर. एंड इन केस यू वांट टू एनरोल इन एनी ऑफ आवर कोर्सेज प्लीज कॉल एट एज 1800890303. देखो, क्रैश लेने का तो अब टाइम नहीं है. आप करंट अफेयर्स के लिए एपिक ले सकते हो, रिविजन के लिए रैपिड रिविजन ले सकते हो, टेस्ट सीरीज के लिए हमारी टेस्ट सीरीज ले सकते हो. CSAT अगर आपको प्रॉब्लमैटिक लग रहा है तो अलग कोर्स ले लो. नेवर फॉरगेट 2023 वेयर CSAT वाज सो टफ दैट बहुत सारे लोग फेल हो गए थे. तो CSAT को भी लाइटली बिल्कुल मत लेना. एंड डू मेंशन योर स्कोर इन द कमेंट्स बिलो. थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट. किसी भी तरह की प्रॉब्लम है अगर आप फेस कर रहे हैं रिगार्डिंग प्रीलिम्स, प्लीज कमेंट्स में मुझे जरूर बताइएगा.